सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हैप्पी ईद मुबारक। थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन सबको ईद मुबारक। सबने कुर्बानी कर ली होगी, कुर्बानी हो चुकी होगी, बारबेक्यू भी हो चुका होगा और तफरियाँ भी हो चुकी होंगी सब, नानी के घर से, दादी के घर से, चचा के घर से, मामू के घर से और वhatever जहाँ जहाँ आप जाते हैं, आपके घर में पार्टीज थी वो सब ने हो गई होगी। और कराची का वेदर तो आप सब इंजॉय कर ही रहे हैं, हैवी रेनफॉल है, इतना वेदर बड़ा ज़बरदस्त है, सब इंजॉय कर रहे हैं। तो इन सारी इंजॉयमेंट के साथ साथ ऑब्वियसली पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज हम करने जा रहे हैं एक नई पोएम को डिस्कशन और ये है थर्ड चैप्टर आपका, थर्ड मतलब सीक्वेंस वाइज अगर मैं देखूँ ये पोएम है थर्ड नंबर पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीम ट्री पोएम के बारे में। एंड आई नो कि आप नीम ट्री सबने देखा होगा, उसका जो सूदिंग शेड होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, रिलैक्स हो जाते हैं जब आप तपती हुई धूप के अंदर अगर आप कभी उसके साए तले आ जाएं तो आपको बड़ी ठंडक फराम करता है, बड़ा एक रिलैक्सेशन फराम करता है वो, है ना। और काफ़ी घना होता है नीम का दरख्त और अलग अलग तरीके से चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जनाब। वो कुछ लोग जो है वो नीम के जो लीव्स हैं, जो उसकी स्टिक्स हैं, उनको बॉयल करके पी भी रहे होते हैं और दानों के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, कोई इससे नहा रहा है। बड़ा वैसे फायदेमंद होता है। अगर आप वैसे छोटी सी वजह दे दूँ आपको, नीम के जो पत्ते होते हैं अगर आप उसको अपनी कबर्ड वगैरह के अंदर ड्राई करके अगर आप उसको बिछाएंगे तो कभी भी कपड़ों में से स्मेल नहीं आएगी, हाँ, इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आते अगर आपके नीम के पत्ते घर में रखे हो। तो ये वो तो बात थी। ऑब्वियसली देखिए क्या होता है, जो शायर होते हैं, जो पोएट होते हैं, पोएट्स हैं, छोटी छोटी चीजें जिन पर हम कभी गौर नहीं करते। शायद आपने नीम ट्री को देखा होगा, उसके बारे में कभी बैठ के आपने सोचा ही नहीं होना कि क्या होता है, किस तरीके से होता है और उसके ऊपर एक पूरी कहानी, उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है। इसी तरीके से जो एल्सा काजी साहब हैं, उन्होंने सोचा उसके बारे में। ऑब्वियसली ये एक बड़ी क्रिएटिविटी होती है आपके अंदर कि आप चीजों को उस नजर से देखें, उस निगाह से देखें कि आपको उनकी लाइवनेस यानी कि जो जिंदा दिली है या फिर उनकी जो कुर्बानियां वो नजर आए चीजों की। तो इस नीम ट्री पोएम में भी वो इतने जो एल्सा काजी हैं वो इतनी एडमायर हो गई हैं उससे, इतनी ज़्यादा उसकी तारीफ करते हुए बयान कर रही हैं, उसकी सैक्रिफिकेशन, और वो बता रही हैं कि जिस तरीके से क्या कहते हैं उसको, बेलॉस, हाँ, यानी कि आपको कोई फायदा ना हो, मतलब आप अपने फायदे के बारे में ना सोचें, दूसरों के लिए काम करें। इसी तरीके से वो बता रही है कि नीम ट्री बिल्कुल जो वैसे भी जो दूसरे ट्री है, लेकिन यहाँ पे नीम ट्री की बात हो रही है, तो जो ट्री है वो बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर अपने फायदा देखे इंसानों को जो है वो या लोगों को जो है वो साया फराहम कर रहे हैं, उनकी तकलीफें दूर कर रहे हैं। इसी तरीके से इंसान को भी होना चाहिए। तो अभी मैं उसको ऑब्वियसली स्टैंजा बाय स्टैंजा जब मैं आऊंगा इसको तो और एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने आपको छोटी सी नियत बांध दी है इसकी। अबाउट द पोएट, आप सब अपनी बुक को खोल लीजिए। आई होप कि सबके पास बुक मौजूद होगी, यहाँ पर भी डिस्प्ले पे आपको नजर आ रहा होगा अबाउट द पोएट। ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो दिस पोएम वाज रिटन बाय मिसेस एल्सा काजी। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया किसने लिखी है पोएम, एल्सा काजी ने। द जर्मन वाइफ ऑफ अल्लामा आई काजी, द लेट वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सेन। वाइस चांसलर थे अल्लामा आई काजी, उनकी मिसेस थी वो, ठीक है, सेन यूनिवर्सिटी के। शी वॉज बोर्न इन वेमर इन जर्मनी, वेमर जो जर्मनी में वो पैदा हुई। She met अल्लामा आई काजी in 1907। 1907 में उनकी मुलाकात जो है वो अल्लामा आई काजी से हुई, जो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के इन लंदन। एंड इन 1910 was married to him। और 1910 में उनकी शादी हो गई। ऑब्वियसली 3 साल बाद उनकी मुलाकात की। They came to सिंध in 1911 और 1911 में वो दोनों जो है वो सिंध वापस आ गए लंदन से। Where she spent the rest of her life। Rest of her life मतलब उनकी जो बाकी की जिंदगी थी एल्सा काजी की, उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ वहीं पे गुजारी सिंध में पूरी जिंदगी। विजिटिंग यूरोप नाउ एंड अगेन, करती रही वो, मतलब जाती रही, विजिट किया उन्होंने यूरोप को। अच्छा, she wrote poems in German and English। जर्मन में, जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने पोएम्स लिखी बहुत सारी, और इंग्लिश यानी कि जो आप देख रहे होते हो। एंड ऑल्सो हेल्प्ड हर हस्बैंड इन राइटिंग हिज बुक ब्राउन गर्ल इन सर्चिंग ऑफ गॉड। और उन्होंने अपने हस्बैंड यानी अल्लामा आई काजी ने जो बुक लिखी है
ब्राउन गर्ल इन सर्चिंग ऑफ गॉड, उसमें भी मदद की, किसकी? अपने हस्बैंड की मदद कर रही थी वो। शी डाइड इन हैदराबाद ऑन May 28, 1967। 1967 में 28 मई को उनकी डेथ हुई। एंड is buried beside her husband at Sindh University campus Jamshoro। जामशोरो का जो कैंपस है सिंध में, उनके हस्बैंड की यानी कि अल्लामा आया काजी की कब्र भी वहीं मौजूद है, और उनके बिल्कुल साथ ही जो है वो इनको भी इनकी तदफीन की गई इनके हस्बैंड के साथ ही। तो दैट वाज अबाउट द पोएम। ये थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन दी है जो आपके बुक में थी। अब हम आएंगे स्टैंजा नंबर 1 पर। स्टैंजा नंबर 1, ठीक है। अच्छा जनाब, ये मैंने आपको क्या किया, यहाँ पर आपको स्टैंजा नजर आ रहा है, यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट मैंने यानी कि इसका वो दे दिया है, और एक्सप्लेनेशन ये मैंने आपको यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आपको जो है वो ये इजीली और अच्छे तरीके से आप इसको देख लो और समझ भी आ जाए, ठीक है। और मैं जी अब मैं इसकी रीडिंग कर रहा हूँ और आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो समझ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, प्रोजेक्टर को अपने बैलेंस कर लेता हूँ। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर क्या करें? The first line, my lovely neem tree that intercepts the sun's scorching beam, yet bear the heat all day without the rain's refreshing spray, though charms the wonders go away with a soothing shade। अब यहाँ पर क्या कर रही है एल्सा काजी जो है वो नीम ट्री को मुखातिब कर रही है, ठीक है। माई लवली नीम ट्री, मेरे प्यारे नीम के दरख्त। अच्छा जनाब, यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूंगा, पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। These lines have been taken obviously, जैसे हवाला लिखते हैं वैसे मैंने इसको दिया है, from the poem The Neem Tree written by the Elsa Ghazi। ये लाइंस जो है वो कहाँ से ली गई हैं? नीम ट्री से। और इसको किससे लिखा है? एल्सा गाजी ने। In this poem, she admired the neem tree for its bravery and courage। इस पोएम में जो है वो नीम ट्री की बहादुरी और उसकी जो हिम्मत है उसकी हौसला अफजाई कर रही है, उसकी जो है वो तारीफ कर रही है। She also emphasized the people to be their like in this lives। और उन्होंने लोगों को क्या किया है? जोर डाला है इस बात पे कि लोगों को भी ऐसे होना चाहिए। हाँ, कैसा? हिम्मत वाला, मुकाबला करने वाला, परेशानियों से लड़ने वाला, हाँ, जो किसी चीज से घबराए ना। क्या होता है जब हम परेशान होते हैं, ऑब्वियसली घबरा जाते हैं, चीजों को करना छोड़ देते हैं, लेकिन कामयाब कौन होता है? जो उनका डटकर मुकाबला करता है, जो खड़ा रहता है मुश्किलात के सामने। ऑब्वियसली यू गो अहेड इन योर लाइफ। तो जिंदगी में परेशानियां आती रहती हैं और आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मत देते हैं अल्लाह ताला परेशानी, है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को कर रहा हूँ। क्या ये ऊपर जा सकता है ऐसे स्लाइड होके? ये वो गायब हो जाए और ऐसा ऊपर नहीं हो सकता है। अच्छा जनाब, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ऊपर ताकि आपको नजर आए। In these lines, poetess admired the neem tree. She said that neem tree is great example of self-sacrifice। इस लाइन के अंदर क्या कहा है उन्होंने? इंटरसेप्ट मतलब होता है स्टॉप, ठीक है, रोकना, काटना। The sun's scorching beam, scorching beam में मतलब यहाँ पे पहली लाइन में कह रहा है कि वो रोकता है किसको? सन की, यानी कि जो धूप है, जो सनलाइट है, उसका जो झुलसा देता है ना आपको, तो वो क्या कह रही है कि वो रोक लेता है सूरज की किरणों को। yet bears the heat all day without the rain's refreshing spray। और पूरा bear means होता है बर्दाश्त करना, या मतलब उसको पूरा दिन जो है वो बर्दाश्त करता रहता है। किसको? हिद्दत को, गर्मी की, मतलब सूरज की किरणों को। without the rain's refreshing spray, यानी कि बारिश भी नहीं हो रही, तपती गर्मी है, धूप है तेजी के साथ, कोई स्प्रे उसके ऊपर नहीं है, कोई उसका कोई बारिश उसको मैसर नहीं है, कोई पानी उसको मैसर नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है वो? प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। The charmers vendors वो अवे, वेंडर्स बोलते हैं जो इधर उधर घूमने वाले, मतलब आवारा मींस जो वैसे ही चल रहे राहगीर हैं, जो चलने वाले लोग हैं, उनको क्या कर रहा है वो? एक सूदिंग शेड जो है वो फराहम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? In these lines, the poetess admired the neem tree. She said that neem tree is a great example of self-sacrifice। यानी कि नीम ट्री क्या करता है आपको? सबसे पहले एग्जांपल क्या देता है? सेल्फ सैक्रिफिकेशन की, मतलब सेल्फ सैक्रिफाइस की, यानी कि कुर्बानी की। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप किसी और के लिए अपनी चीजों की कुर्बानी दें, अपने आप की कुर्बानी दें, अपने जज्बात को जो है वो मारें, अपनी जरूरियात को मारें और दूसरों को वो चीजें फराहम करें, हाँ।
यानी कि अपने से पहले आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं अगर, तो इट मींस दैट यू आर, मुझे लगता है इसी की नोबल एग्जांपल्स हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए, है ना, सेल्फ सैक्रिफाइस की, कि हम अपने आप को रोकते हुए, अपनी चीजों को देखते हुए, अपनी जरूरियात को थामते हुए दूसरों को जो है वो चीजें फराहम करें, दूसरों के लिए जिए। ऑब्वियसली तो नीम ट्री जो है वो क्या कर रही है कि सेल्फ सैक्रिफिकेशन की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, बिकॉज़ ऑल द डे नीम ट्री होल्ड्स बर्निंग रेज of the sun in it and provides comfortable shadow without taking the refreshing spray of rain। और वो क्या कर रही है, वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जो नीम ट्री है वो पूरा दिन जो है वो हिद्दत को, गर्मी को जो है वो बर्दाश्त करता रहता है, सन की रेस को बर्दाश्त करता रहता है, बगैर किसी बारिश के, बगैर किसी फुहार के, बगैर किसी पानी के, वो होल्ड करता रहता है चीजों को। अच्छा जी, someone who says who stays under the neem tree forgets his all the worries and feel relaxed। Obviously जो वो है नीम ट्री के अंदर, वो कह रहा है कि जो भी राहगीर उस नीम ट्री के नीचे जो है वो जब आता है, तो उसका जो सूदिंग शेड होता है, जो उसकी शैडो है, उसके नीचे आकर वो अपनी सारी परेशानियों को भूल जाता है, वो अपने सारे गमों को भूल जाता है और रिलैक्स फील करता है। जरूरी नहीं है कि आप परेशानियों में हो, लेकिन अगर आपके ऊपर डायरेक्ट हीट पड़ रही हो, आपको गर्मी लग रही हो, तो ऑब्वियसली आप शैडो फराम जो है वो ढूंढ रहे होते हो, और कहीं अगर आपको तरफ नजर आ जाए तो फौरन आप उसके नीचे चले जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब ज्यादा गर्मी हो रही होती है तो आप किसी ट्री के नीचे अंडर द ट्री, तो वहां पे क्या होता है, बहुत काम सा एटमॉस्फेयर होता है और रिलैक्सेशन फील होती है, आपको ठंडक हो रही होती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा अच्छा फील होता है। तो आई होप कि आपको स्टैंजा नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब हम जाएंगे स्टैंजा नंबर 2 पर। अच्छा जी, ये कुछ इसकी मीनिंग है, ठीक, जो मैंने आपको बता दिया है। लवली मीन्स होता है चार्मिंग, इंटरसेप्ट मीन्स होता है स्टॉप, स्ट्रॉचिंग मीन मतलब बर्निंग, जला देने वाली, झुलसा देने वाली। बीम मीन्स रे, मतलब जो सूरज की किरणें होती है उसको बीम्स यहाँ पे कह रहे हैं। येट, स्टिल, सो फार, अब तक, यानी कि बेयर विद मतलब होता है टॉलरेट, बर्दाश्त करना। स्प्रे मीन्स स्प्रिंकल वाटर, स्प्रे कर रहे होते हैं जब आप फुहार हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पर दो मीन्स you, that is a old English में जो है वो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, your and you। Charm means attractiveness, wander, aimless walker, यानी कि जो राहगीर होते हैं, जो आवारा जो बाहर टहल रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो वॉक कर रहे हैं। वो मीन्स होता है grief and sorrow, यानी कि गम, यानी कि अपनी वरीज, ठीक है। Soothing, calm, relaxing, इसका मतलब होता है shade, मतलब होता है shadow, obviously। तो आई होप कि आपको वो सब समझ आ गया होगा जो पीछे मैंने दिया है, और आप अगर इसको देखोगे, आप अपनी बुक के में इनको आप अंडरलाइन करोगे और इनको आप पेंसिल से जो है वो लिख लोगे इन सारी चीजों को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं जा रहा हूँ स्टैंजा नंबर 2 पर, आप भी आ जाइए। दिस इज स्टैंजा नंबर 2। ओके, हाउ स्ट्रांग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, हाउ ग्रीन द लीव्स, in spite of all the midday flames that burning fall upon the unprotected head। Good, जबरदस्त। तो यहाँ पर क्या है, obviously how strong you are, कितने strong हो तुम। हाँ, जब आप कोई बहादुरी का मुजाहरा कर रहे होते हैं, या फिर आप कुर्बानी दे रहे होते हैं, या फिर आप दूसरों के लिए जी रहे होते हैं, तो कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं यार यस यू आर डूइंग वेरी वेल, और उससे आपको एक क्या आता है, आप के अंदर एक एनर्जी आ जाती है और ज्यादा आप अच्छा काम करने पर मजबूर होते हैं। तो वो यहाँ पर क्या कह रही है, जो पोएटिस है, नीम ट्री को मुखातिब करते हुए कह रही है हाउ स्ट्रांग यू आर, कितने मजबूत हो यार तुम। तो जैसे कि आप अपने दोस्त को बोल देते हैं यार वाह यार क्या जबरदस्त काम किया, हाउ अनअफ्रेड, तुम्हें किसी बात का डर ही नहीं है। हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या, इन दीज लाइन्स द पोएट एड्रेस अ नीम ट्री, यानी कि नीम ट्री को उसने मुखातिब करा। एड्रेस मींस होता है मुखातिब करना। नीम ट्री, शी सेड द नीम ट्री इज सो मच ब्रेव एंड करेजियस। नीम ट्री क्या है, ऑब्वियसली बहुत बहादुर है। उसने बोला कितने बहादुर हो तुम, और तुम्हें कोई डर नहीं है। मिड डे फ्लेम्स एट बर्निंग फॉल। अच्छा जी, यहाँ पर बर्निंग मींस होता है झुलसा देने वाली। मिड डे मतलब मिड डे यानी कि 12 नून, दोपहर 12 बजे, या जब सूरज अपने आबोताब पर होता है, बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है, तो उस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा हो रही होती है। दोपहर के टाइम, है ना, जब आप बाहर निकलते हो और आपको बहुत ज्यादा जो है वो सनलाइट से परेशानी हो रही होती है, तो तब भी तमाम ट्रीज जो है अल्लाह ताला की ऑब्वियसली निजाम है सारी चीजों का, और उसकी जैसी कुदरत हम नहीं कर सकते। हम उसके बनाई हुई चीजों के बारे में जस्ट वी कैन इमेजिन, और हम उस चीज तक पहुंच भी नहीं सकते, है ना। तो एक
ट्री अल्लाह ताला ने एक दरख्त बनाया है जो आपको साया फराहम कर रहा होता है, जो आपको ऑक्सीजन फराहम कर रहा होता है, जो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहा होता है, एक वक्त में बहुत सारे काम, है ना। तो बिकॉज इट फेसेस मिड डे बर्निंग फ्लेम, यहां पे सेकंड लाइन अगर आप देखें, थर्ड लाइन, द मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल, क्यों कहा उसने बहादुर उसको? बिकॉज इट फेसेस द मिड डे बर्निंग फ्लेम्स, क्योंकि वो सूरज की तेज शुआओं को जो है वो फेस कर रहा होता है, यानी कि उनका मुकाबला कर रहा होता है विदाउट इज अनकवर्ड हेड। अच्छा जी, यहां पर अपॉन द अनप्रोटेक्टेड डे, अनप्रोटेक्टेड यानी कि तुम्हारा, ठीक है, अभी मैं नीचे आपको बता दूंगा इस मींस होता है। तो यहां पर वो क्या कर रहा है? विदाउट इट्स अनकवर्ड हेड, सो स्टिल इट ग्रीव्स, सीम्स ग्रीव, that is a symbol of its great braveness and courage. उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो धूप के अंदर खड़ा हुआ है, झुलस रहा है, लोगों को साया फराहम कर रहा है, उसके बावजूद ऑब्वियसली उसके जो पत्ते हैं वो नहीं झुलस रहे, ऑब्वियसली ग्रीन हैं, और इसी से उसकी बहादुरी और उसकी जो हिम्मत है उसका जो है वो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अनअफ्रेड मींस होता है करेज, इंस्पायर्ड, इंस्टेड यानी कि बजाय, बिना खौफ, जो अनअफ्रेड मींस है हिम्मत, फ्लेम्स, ब्लेज यानी कि जो शुआएं हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे उसकी स्टोव की एक फ्लेम होती है, आंच होती है जो, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड, अनकवर्ड, अनसेफ यानी कि अनप्रोटेक्टेड यानी कि जिसको जिसने कवर ना किया हो, खुला हुआ हो, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, एंड आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। दिस इज वेरी इजी, एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा। मैं अब नेक्स्ट स्टैंजा पर आ रहा हूं, एंड दिस one is the last one. Okay, could man be bold as though and rise above the earth with the sheltering arms to save the suffering ones from the harm and from the sorrows, poetry and vice through the sacrifice? अच्छा जी, sheltering means होता है protecting। वो कह रही है अब यहाँ पर नीम ट्री से मुखातिब होकर एल्सा गाजी जो है वो कह रही है कि काश आदमी भी तुम्हारी तरह होता, है ना। In these lines the poetess said that the people should like a neem tree, एक आदमी को, लोगों को जो भी है वो किस तरीके से होना चाहिए? नीम ट्री की तरह होना चाहिए, and come forward to save the other people, और लोगों को आगे बढ़ना चाहिए उनकी मदद करने के लिए, यानी कि एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, बगैर इस बात को सोचे कि इसमें हमारा कितना नुकसान है या हमें नहीं मिल सकेगी ये चीज, दूसरे को मिल जाएगी ऑब्वियसली। और अगर हम तमाम चीजों का मवाजना करें, इस्लाम का मवाजना करें, तो सबसे पहले इस्लाम में जो बात बताई जाती है वो दूसरों की क्या होते हैं, हुकूकुल इबाद के बारे में है। और हुकूकुल इबाद क्या है कि आप बंदों के हुकूक निभाएं, उनकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, अगर किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को नाराज करते हैं, तो ऑब्वियसली क्या करना है, आपने उसी से माफी मांगनी है। अल्लाह ताला भी आपको माफ नहीं करता उन चीजों में। तो यहां पर भी है टू सेव द सफरिंग वंस फ्रॉम द हार्म। थर्ड लाइन को अगर आप देखें, ठीक है, अबव द अर्थ यानी कि जमीन पर ऐसे लोग होने चाहिए। द शेल्टरिंग आर्म, शेल्टरिंग आर्म मींस खुले हाथों के साथ, यानी कि फॉरन प्रोटेक्शन के लिए लोगों के तैयार है। टू सेव द सफरिंग वंस फ्रॉम द हार्म, ताकि लोगों को परेशानियों से, उनकी प्रॉब्लम से जो है वो छुटकारा दिया जाए। यहाँ पर अगर फ्रॉम द सॉरोज एंड पोवर्टी एंड वाइस थ्रू द सैक्रिफाइस, हु आर सफरिंग फ्रॉम द ट्रबल्स, यानी कि परेशानी में जो लोग मुब्तला हैं उनकी क्या करना चाहिए, उनको सेव करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। पेन, वाइस एंड प्रोटेक्टर्स, पुअरनेस, उनकी गुर्बत से, उनकी परेशानियों से, उनकी मुसीबतों से उनको छुटकारा दिलाना चाहिए। टू गेट देम आउट बाय गिविंग द सैक्रिफाइस, हम कुर्बानियां दें ताकि लोगों के लिए हम कुछ कर सके, उनकी मदद कर सकें, पुअर्टी में, उनकी परेशानियों में, उनके दर्द में काम आ सकें ऑब्वियसली। तो शेल्टरिंग मींस होता है, यहाँ पर जो मीनिंग दी गई है वो होता है प्रोटेक्टिंग। हार्म मींस होता है डैमेज, लॉस। सॉरो मींस पेन, वाइस मींस मोरल वीकनेस, यानी कि वाइस मींस होता है जैसे कि आप, जाहिर बात है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप किसी की माली मदद नहीं कर सकते, है ना। लेकिन क्या होता है
आप क्या कर सकते हो, आप उसके वर्ड्स, काइंड वर्ड्स के साथ, यानी कि थोड़ा सा आपके जो जेंटल वर्ड्स हैं उसके साथ आप हौसला दे रहे हैं ताकि अंदर उसके अंदर हिम्मत आ जाए। ठीक है, तो मोरल वीकनेस यानी कि जब आप कमजोर हो जाते हैं, आपके लोगों के कहे हुए कुछ वर्ड या करेजस वर्ड या अच्छी बात या हिम्मत दिलाना, ऑब्वियसली लोगों के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो हालात का मुकाबला कर लेते हैं। तो इस स्टैंडा के अंदर उसने क्या कहा है, एल्सा गाजी ने जो है वो कहा है रीट्री से उसको मुखातिब करते हुए कि एक आदमी को भी तुम्हारी तरह ही होना चाहिए, जैसे कि तुम लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार हो, हर वक्त खड़े हुए हो, इसी तरीके से आदमियों को भी होना चाहिए कि वो आपस में एक दूसरे की मदद करें और क्या करें कि हमेशा मदद के लिए तैयार है, ताकि लोग जो है वो अपनी परेशानियों से छुटकारा हासिल कर सकें। जी, मूविंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेंजा, हम आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। Could man be steadfast and like the means of the you, ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश की वर्ड्स है, face every fate, would it not be fulfillment of life's loftiest dream, my lovely me. In these lines, इस लाइन में पोएट क्या कह रही है, पोएट said if a man becomes like a neem tree and start facing all the difficulties and sorrows with the dare that he can resolve all the matters by himself, वो कह रही है कि अगर इंसान जो है वो क्या इतना जो है वो स्ट्रांग हो जाए, इतना ब्रेव हो जाए कि वो अपनी मुश्किलात को, अपनी परेशानियों को, दूसरे की प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करने लगे, तो हम सब खुद ही अपनी परेशानियों को, अपनी चीजों को जो है वो उसके लिए हम ओवरकम कर सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, हम उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। देन ही विल कंप्लीट हाईएस्ट ड्रीम ऑफ द लाइफ, यानी कि आपकी जो जिंदगी का एक ड्रीम होता है ना, क्या ड्रीम होता है कि आप अपनी जिंदगी से मुतमईन हो, आपको सारी चीजें मिल जाएं जो आपने सोची हुई हैं, आपकी जिंदगी में एक सुकून हो, एक इत्मीनान हो, तो वो आप हासिल कर सकते हो, है ना। स्टेडफास्ट मींस द फर्म, यानी कि साबित कदम, जब आप डट जाते हैं, जब आप उस पर टिके रहते हैं, सच्चाई पर और उस पे। फेथ, लक, डेस्टिनी, ठीक है, ल्यूटियस, एक्सपेक्टेड और फुलफिलमेंट, कॉम्प्लीशंस। तो ये सारी मीनिंग्स हैं, ये सारी चीजें हैं, यहां पर मैंने आपको बता दिया है। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड जो उसका सेंट्रल आइडिया है उस पर, और इस पूरी पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, यहाँ पर जो एल्सा गाजी उन्होंने पूरी नीम ट्री को जो मुखातिब किया है, जो उसकी एग्जांपल्स दी हैं, वो सारी चीजें क्या हैं। इन दिस इज अ ग्रेट पोएम टीचिंग अस अ लेसन ऑफ सैक्रिफाइस। ये एक बहुत अच्छी पोएम है, ऑब्वियसली जबरदस्ती पोएम है, क्योंकि आप किसी चीज से मोटिवेशन हासिल करते हो, तो हम जरूरी कि किसी इंसान से मोटिवेशन हासिल करें। ये जो दरख्त है ऑब्वियसली वो हमें सिखा रहा है क्या, सैक्रिफाइस यानी कि कुर्बानी के बारे में। थ्रू एन एग्जांपल्स ऑफ अ करेजियस ट्री, यहाँ पर एक ट्री की जो है वो एग्जांपल दी हुई है। पोएट्स एम्फसाइज पीपल शुड रियलाइज ईच अदर प्रॉब्लम। पोएट्स ने जो है वो यहाँ पे एम्फसाइज किस बात पे किया एल्सा गाजी ने, कि हम सब आपस में एक दूसरे की परेशानियों को और मुसीबत को जो है वो जो मसले मसाइल हैं उनको समझें, है ना, एंड रिजॉल्व देम, उनको हल कर लें, क्योंकि और कोई तो नहीं आएगा परेशानियों को, हमारी जो मुश्किलात है उनको हल करने। अल्लाह ताला इंसानों को ही वसीला बनाता है ना। शायद मुझे आपके लिए वसीला बनाए, आपको मेरे लिए वसीला बनाए, किसी को किसी के लिए वसीला बनाए, है ना। और अल्लाह ताला उन्हीं को चूज करता है जो उसके जिनको वो काबिल समझता है। हर कोई मदद करने के लिए पैदा नहीं होता, मतलब हर किसी को नहीं चूज करता, वो कुछ को करता है। तो अगर आप लोगों की मदद करते हैं और आप उनके साथ खड़े रहते हैं, आप उनके दुख दर्द में शरीक हैं, तो आप मुझे लगता है आप सबसे लकी हैं इस पूरी दुनिया में, क्योंकि हमने कुछ ही अरसे यहाँ रहना है। दैट इज एन एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन रूम जिसको आपने छोड़ना है और चले जाना है इस दुनिया से। वहां पर सारे हिसाब किताब होंगे। डजंट मैटर कि हम हैं या यू आर देयर, हम वही ओल्ड एज में जाकर और उसी तरीके से जो है वो प्रोसेस होगा, हमारी डेथ का नहीं है। कभी भी कोई भी किसी वक्त भी जा सकता है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो। मौत का जो है वो कोई भी वक्त एक मुकर्रर नहीं है, तो हम में से कोई भी जा सकता है। तो ऑब्वियसली जो चीजें हैं उनके लिए बस तैयार रहना चाहिए। अच्छा जी, बाय गिविंग सैक्रिफाइसेस, लोगों को जो है वो हम परेशानियां, उनकी मुश्किलात हल कर सकते हैं। कैसे? कुर्बानियों के जरिए। एंड बी फर्म द फुटेड, यानी कि जिस चीज पर हम साबित कदम रहे हम, और ऑब्वियसली साबित कदम हम किस तरीके से रह सकते हैं कि अगर हम, मैं बोलता हूँ, बहुत छोटी छोटी और मोटी सी बातों पर अमल कर लें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें,
और लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं, उनकी मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो मुझे लगता है हम अपने लिए जन्नत जरूर तैयार कर लेंगे। आई होप कि आपको ये पोएम समझ आ गई होगी और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है स्टैंजा बाय स्टैंजा, मैंने आपको सारी मीनिंग भी बता दी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी एंड इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा किसी भी दिन ही नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। 10 दिन बाद फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए भाई मैं जा रहा हूँ, तो से गुड बाय, अल्लाह हाफिज।